Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23421050 or 23310464. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद राजेश। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो गया है शाम 6:30 का और आप सभी श्रोताओं का हम आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह आप हमसे देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें सुनेंगे। जैसा कि आज शनिवार है और आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एसटीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद स्पर्श, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। During the week, market experiences worst fall since June 2022. Sensex down by 3,883 points. Nifty 50 sheds 4.4%. In the US market, Dow posts record closing high. Nasdaq ends with more than 1% gain. And crude prices register biggest weekly gain in a year after accelerated geopolitical tensions in the Middle East. घरेलू बाजार में जून 2022 के बाद अब तक की सबसे अधिक साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 3,883 अंक टूटा और निफ्टी 4.4% नीचे गिरा। अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद और नास्डैक में 1% से अधिक की वृद्धि। और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में एक साल में हुई सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सप्ताह के शेयर बाजार के ऊपर। इस सप्ताह खाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव और विदेशी निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिकवाली के चलते घरेलू सूचकांकों में 2 सप्ताह से चल रहा बढ़त का सिलसिला टूटा और जून 2022 के बाद से ये अब तक की सबसे अधिक गिरावट है। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 3,883 अंक यानी 4.53% की भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1,164 अंक यानी 4.44% के घाटे में रहा। नजर डालें बीएसई के लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप पर, तो लार्ज कैप सूचकांक में 4% से अधिक की गिरावट देखी गई। मिड कैप 3.2% के घाटे में रहा और स्मॉल कैप 2% फिसला। बात करें बीएसई के सेक्टर्स की तो सभी सेक्टोरल सूचकांकों में गिरावट देखने को मिली। रियल्टी 8% टूटा, ऑटो में 6% की गिरावट देखी गई, टेलीकॉम 5% के घाटे में रहा और एनर्जी लगभग 5% के नुकसान में रहा। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, अनिल कुमार। अनिल जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो उसमें एक ऑप्शन मेरे पास है कि मैं अपने पैसे को होम लोन रीपेमेंट कर सकता हूँ।
दूसरा ऑप्शन है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, और तीसरा इक्विटी में, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा मीडियम टर्म 3 साल तक के लिए? धन्यवाद। अनिल जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे श्रोता राजेश और स्पर्श इस बात को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं कि पैसा है, बहुत सारे पैसे के इतने सारे इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आपने ऐसा सवाल उठाया अनिल जी, जो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे श्रोता हैं क्रॉस द बोर्ड सबको ये स्ट्राइक करता है। अनिल जी, आप मेरे से पूछें तो मैं जो आपने 3 ऑप्शंस मुझे बताए, मुझे वो तीनों ही भा रहे हैं। उसमें से मैं पहले वो ऑप्शन बात करता हूं जो आपने अपने होम लोन को रीपे करने की बात करी। देखिए, होम लोन आपने लिया हुआ है, उम्मीद करता हूं कि वो करीब आपने 8%, 9%, 8 और 10% के बीच में लिया होगा। डिपेंड करता है कि आपने कब लिया था, वो फ्लेक्सिबल है या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर है, जो भी है। गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स, आप 3 साल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं तो आप SIP के जरिए लगाएं, आप थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, एक साथ ना लगाएं। गोल्ड आप इस समय अच्छा है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं गोल्ड ऑल टाइम हाई पिछले कई दिनों में छू चुका है और अभी भी उसके कोई बहुत नीचे आने की संभावना नहीं। बीच में थोड़ी बहुत करेक्शंस आ सकती हैं, पर उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। गोल्ड में भी आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स हो गए, गोल्ड हो गया, आपके होम रीपेमेंट की जहां तक बात है, तो इसमें यह देखना होता है अनिल जी कि हमारे पैसे पर जो रिटर्न आ रहा है, अगर वो आपके होम लोन इंटरेस्ट से ज्यादा आ रहा है, तो फिर तो होम लोन में बने रहना अक्लमंदी होता है, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए ज्यादा कमा के दे रहा है और आप उसके बदले में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं। पर अगर आप मान लीजिए बैंक FDs में पैसा रख रहे हैं, जहां पर आपको नेट रिटर्न 5-6% आता है टैक्स वैक्स कटने के बाद, तो फिर ऐसे में तो होम लोन को रीपे करना अच्छा होता है। तो होम लोन को रीपे करने का तो मैंने आपको अभी तरीका बताया। और बाकी 2 के लिए 3 साल का आप नजरिया रख रहे हैं, तो आप बिल्कुल इन दोनों में लगाइए, और म्यूचुअल फंड्स में भी लगाइए, गोल्ड में भी लगाइए। एक इन्वेस्टमेंट में हम लोग एक कहावत बोलते हैं इंग्लिश में, मैं अक्सर उसका इस्तेमाल करता हूं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो किसी एक निवेश के संसाधन में तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, तो आप फैला के लगाइए। मैं आपको इसमें 1-2 और जोड़ देता हूं। आप कुछ थोड़ा बहुत पैसा बैंक की FDs में भी लगा सकते हैं। गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स का आपने बात करी, बहुत नेक विचार हैं आपके, बहुत सूझबूझ के साथ आप निर्णय ले रहे हैं, हम इस बात की प्रशंसा करते हैं। जैसे मैंने बताया आप वैसे करिए, और हमें समय समय पर बताते रहिएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट अब कैसा परफॉर्म कर रही है। कुछ थोड़ी खुशी हम भी उससे ले सकते हैं। We have got 2 more callers online with us, one from Faridabad, the other from Jaipur. First we go to Jitendra in Jaipur. Jitendra, a warm welcome. हाँ, थैंक यू सर। सर, मैं पिछले बार मैंने इनकम टैक्स के बारे में पूछा था, तो वो बोले उनको आइडिया नहीं है, उतने एक्सपर्ट इनकम टैक्स में, तो हमको लगता है सर आप ही ठीक बता पाएंगे। तो ऑडिट कितने प्रकार का होता है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना कि 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट होता है और 31 अक्टूबर तक 10 करोड़ के नीचे वाला। तो इस बारे में 2 समझाएं। तो अगर 31 अक्टूबर का जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है, तो उसको क्या 30 सितंबर तक सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड कर देना होता है क्या? एक बार कितने तरह का ऑडिट होता है ये बताएं। और दूसरा प्रश्न हमारा बहुत छोटा सा है, हम निफ्टी 50 के टेक्नोलॉजी का एक कुछ शेयर अभी हम परचेज कर रहे हैं, तो क्या ठीक है क्या निफ्टी 50 का? अच्छा, चलिए जितेंद्र जी, आपका पहला सवाल टैक्स ऑडिट के रिलेटेड है। सेक्शन 44AB आयकर अधिनियमों के अंतर्गत होता है, जिसके अंदर ये ऑडिट होता है। 10 करोड़ आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। जिन लोगों के पूरी तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए ये लिमिट 10 करोड़ है, और 5% से अगर आप कम के डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो 1 करोड़ उसकी लिमिट होती है। यानी कि आप मैं बात करना हूं टर्नओवर की। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इस साल से वो लिमिट 75 लाख कर दी गई है। आपको मालूम होगा टैक्स ऑडिट की। टैक्स ऑडिट करा के फॉर्म 3C और फॉर्म 3CB होता है, जिसमें एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके खातों का निरीक्षण करते हैं और उसके आधार पर वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है, जो कि बढ़ा के अब 7 अक्टूबर कर दी गई है। पहले तो जितेंद्र जी इस बात को नोट करिएगा कि 7 अक्टूबर, आज हम 5 अक्टूबर में हैं, तो 2 दिन का और समय है। अगर आप ये रिपोर्ट नहीं फाइल करते हैं तो एक पेनल्टी लगाई जाती है। मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। जहां तक टैक्स पेमेंट की बात है, जो रिटर्न जो कंपनीज और फर्म्स या बिजनेसेस जिनकी टर्नओवर जो मैंने आपको लिमिट्स बताई, अगर ये उसको रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो मैं जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बता दूं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की डेट
30 सितंबर, जो कि अब 7 अक्टूबर हो गई है, और उससे करस्पॉन्डिंग रिटर्न फाइल करने की डेट 31 अक्टूबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितेंद्र जी कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। आपका दूसरा सवाल निफ्टी 50 का था कि आप लगाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी क्षेत्र अगर लंबी अवधि के लिए आप ले रहे हैं, जो निफ्टी 50 की कंपनीज होती हैं, खासकर जो लार्ज कैप्स हैं, वो थोड़ी सी औरों से ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। तो लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी मैं आपको सलाह ये दूंगा कि मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रही है, तो मार्केट को थोड़ा और बॉटम आउट होने दीजिए। एक इंग्लिश में कहावत होती है, नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ, कि अगर चाकू गिर रहा हो उसको पकड़ेंगे तो आपके हाथ पे कटने का डर होता है। तो वही कुछ है, क्योंकि मार्केट गिर रही है, इसको थोड़ा सा ये जो ग्लोबल टेंशन है इसको सेटल हो जाने दीजिए। मुझे लगता है राजेश और स्पर्श के हमारे जो श्रोता हैं कुछ अपने से लगने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका अगर नुकसान हो तो ऐसा लगता है हमारा नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको सेटल डाउन होने दीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी और लंबी अवधि के लिए टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मैं हमेशा ही बुलिश रहता हूं। बीच बीच में करेक्शन देखी गई, कभी कभी बहुत करेक्शन भी होती है, तो बाय ऑन डिप्स। और एक आखिरी सलाह और आपको कि थोड़ा थोड़ा करके लगाइएगा। ज्यादातर हमारे श्रोता क्या गलती करते हैं कि 1 लाख पड़ा है, उठा के 1 लाख के शेयर ले लिए। थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। एसआईपी खाली म्यूचुअल फंड की एसआईपी को नहीं कहते, एसआईपी एक मेथड भी है सिस्टमैटिकली। हाँ, 15-15 दिन में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। जब जब मार्केट गिरे तो उससे आपको एक अच्छा रेट बन जाएगा और लंबी अवधि के लिए। और फरीदाबाद से हमारे साथ के सिन्हा जुड़ चुके हैं। सिन्हा जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछें अपना। मार्केट मंत्र टीम और कोहली साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सिन्हा साहब। कोहली साहब से ये जानना है कि जो कंपनियां अपने शेयर को स्प्लिट या बोनस देती हैं जी, तो इसका क्या कारण है? बेसिक उनका क्या फायदा है इससे? और दूसरा, इसका दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके। अभी हाल में एक कंपनी जो बोनस दी थी 1:1 में जी, तो हमने इसमें बिल्कुल स्टडी किया तो ये लगा कि बिल्कुल स्प्लिट की तरह है। मोहन जी, देखिए, स्प्लिट और बोनस में तो फर्क होता है। बोनस आप जानते हैं कि जब एक के साथ एक बोनस दिया जाता है तो कंपनी एक तरह से अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है। आप जानते हैं कंपनी को रिवॉर्ड करने के कई तरीके हैं। कुछ कंपनी राइट इश्यू निकालती हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए, कुछ कंपनी डिविडेंड्स देती हैं, कुछ क्या ज्यादातर कंपनी डिविडेंड देती हैं। और बोनस होता है कि आपको एक तरह से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना है कि आपको फ्री में बैठे बैठाए एक शेयर मिल गया। ये बात अलग है कि मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है और 1+1 दिया, तो हो सकता है वो शेयर 50 रुपए का अगले दिन, जिसको हम एक्स डिविडेंड, एक्स बोनस कहते हैं, 50 रुपए आ जाए। पर इवेंचुअली अगर उस कंपनी के फंडामेंटल्स उसी वैल्यू उसी के आसपास बनती है तो धीरे धीरे सरक के फिर वो 50 रुपए का 100 रुपए हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास उसी वैल्यू में एक की बजाय 2 शेयर हो जाते हैं, यानी कि आपको करीब करीब 100% मुनाफा हो जाता है। तो ये तो होता है बोनस इशू। इसी प्रकार आपने बात करी स्प्लिट की। स्प्लिट जो होता है मोहन जी, वो कंपनी का आप अगर इसको समझ पाएं, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का तरीका है। बहुत सारी कंपनी, मैं यहां नाम नहीं ले सकता, उनका 10 रुपए का शेयर होता था, उन्होंने उसको घटा के 1 रुपए के 10 शेयर बना दिए। एक कंपनी ऐसी भी है जिसका 10,000 रुपए का शेयर होता था, उन्होंने भी उसको घटा के फिर पहले 100 रुपए का किया, 100 रुपए के बाद 10 रुपए का किया। तो उसमें स्प्लिट का एक रीजन यह भी होता है कि उसकी ट्रेडेबिलिटी जो मार्केट में, अब एक कंपनी ऐसी है जिसका शेयर 1 लाख रुपए का है। अब अगर 1 लाख रुपए का शेयर है तो छोटे निवेशक उसमें मोहन जी नहीं पार्टिसिपेट कर, सॉरी सिन्हा साहब पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मैं शायद मोहन जी से बात कर रहा हूं, सिन्हा साहब से, क्षमा करें सिन्हा साहब, हम 2-3 कॉलर्स असल में। तो उसमें क्या होता है, वो ट्रेडेबिलिटी में, लॉट साइज में, मैं अगर छोटा निवेशक हूं तो मैं 1 लाख रुपए का शेयर खरीदने में समर्थ नहीं होगा। इसी शेयर को अगर मैंने छोटे साइज का कर दिया तो उसमें ज्यादा शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कभी कभी कंपनी एक्विजिशन, मर्जर्स या नए शेयर होल्डर्स को प्रमोटिंग प्रोप्राइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्रमोटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से और शेयर होल्डर लाना चाहती है। तो अगर शेयर्स के पीसेस छोटे छोटे होते हैं, उनकी यूनिट्स, तो उसमें आसानी से एग्जिट और एंटर किया जा सकता है, उसका यूनिटाइजेशन आसान हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण है, थोड़ा सा जवाब फिर लंबा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सिन्हा साहब, आपने जो पूछा था वो काफी हद तक मैं कन्वे करने में रहा। अगर आपको फिर भी लगता है कि अभी कुछ और आप इसमें समझना चाहते हैं तो आप दोबारा जुड़िएगा, मुझे खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलर होते हैं। आप देखिए मैं नाम में थोड़ा सा मिक्स कर गया था, तो इसलिए औरों को भी चांस देना होता है। तो आपको उम्मीद करता हूं ज्यादातर जवाब मिल गया होगा। जी, और ग्वालियर से हमारे साथ मोहन जुड़ चुके हैं। मोहन जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछें अपना। मार्केट मंत्र टीम तथा कोहली साहब को नमस्कार। नमस्कार मोहन जी। सर, मेरा सवाल है, ये डायरेक्ट टैक्स कोड क्या होता है, संक्षिप्त में बताइएगा। अच्छा। तथा अगर ये अप्लाई होता है तो इंडिविजुअल्स को क्या इफेक्ट पड़ेगा? धन्यवाद सर। देखिए मोहन जी, डायरेक्ट टैक्स कोड आज से कुछ साल पहले
सरकार ने कमेटी बनाई थी, एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कि जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स खासकर जो है उसमें जो बदलाव लाने चाहिए वो थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है। उसकी उम्र अब 63 साल हो चुकी है। हमारा इनकम टैक्स एक्ट, राजेश और स्पर्श में बताना चाहूंगा, सीनियर सिटीजन हो चुका है, इसमें 63 साल का हो गया है। तो बहुत सारे उसमें आउटडेटेड प्रोविजन है। तो सरकार ने कमेटी बनाई थी कि इसको रैशनलाइज किया जाए। और अभी तो हमारा जो वित्त मंत्रालय है, पूरा मैकेनिज्म, उसको सिंप्लीफाई करना चाहता है। आपने देखा होगा न्यू रेजीम लाई गई। तो डायरेक्ट टैक्स कोड वर्ड तो उस समय यूज होता था। अब कुछ लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पे उसी वर्ड को उठा के, जो अभी बजट में वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा करी कि हम इस पे काम कर रहे हैं, अगले 6 महीने के अंदर शायद अगले बजट के आसपास आपको सुनने को मिलेगा एक नया इनकम टैक्स नए रूप में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है। तो उसको कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स कोड कह रहे हैं। अभी उसका कुछ जो नया इसका प्रारूप आएगा, उसको कोई नया नाम तो नहीं दिया गया, पर पुराने नाम से उठा के वो सोशल मीडिया पे काफी, मुझे लग रहा है इन्होंने भी वहीं से शायद उठाया होगा, उसकी चर्चा चल रही है। तो इसमें ये नया रूप होगा और ये काफी रैशनलाइज होगा, सिंप्लीफाइड होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। Ansari from Bhiwandi joins us now. A warm welcome, Ansari. हेलो। हेलो। हाँ, पूछिए अंसारी साहब सवाल अपना। हेलो सर, मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी जी, और साथ में ब्लाइंड भी हूँ जी। तो जो बैंक वगैरह का जो व्यवहार ब्लाइंड्स के साथ है, ना उनको चेक दिया जाता है, ना वो जो है और दूसरी फैसिलिटीज दी जाती है जी। क्या जो डायरेक्टिव्स क्या हैं? अंसारी साहब, पहली बात तो हम आपकी प्रशंसा करना चाहेंगे, आपकी स्पिरिट की, और आप सीनियर सिटीजन हैं और आप मार्केट मंत्रा से जुड़े हैं और आज भी आप कंसर्न है। देखिए, हमें खेद है इस बात का कि अगर आपके साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं होता जो उम्मीद की जाती है, स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ। तो हमारा कार्यक्रम अगर जो बैंकर सुन रहे हैं, हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि वो ऐसे सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन खासकर उनके साथ तो बिल्कुल उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो डायरेक्टिव्स तो ये कहते हैं कि किसी भी सरकारी संस्था या निजी संस्था में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जिसको स्पेशल फैसिलिटीज की जरूरत है, तो उसको बिना किसी डायरेक्टिव्स के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी, हालांकि डायरेक्टिव्स भी हैं, अब तो जो नए बैंक्स आ रहे हैं आप देख रहे होंगे कहीं पर जैसे जो एंट्री की जगह होती है उसको भी ऐसा बनाया गया है कि आप उसमें व्हील चेयर जा सकती है, और बहुत जगह ब्रेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अभी उतना प्रचलित नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है वो। अब आप अगर पश्चिमी देशों में जाएं तो वहां ज्यादातर लोग कर चुके हैं। मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम समाज के उस वर्गों को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो हमें खेद है इस बात का, और हम चाह रहे हैं कि हमारी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो आप उनके साथ, उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको आपके लिए स्पेशल फैसिलिटी देना चाहिए। हम आपके साथ पूरी तरह से सहमत हैं। Perhaps he could write to the manager or worse comes to worse to the ombudsman. बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप ओम्बड्समैन, जी बहुत अच्छा राजेश ने याद दिलाया, बैंकिंग ओम्बड्समैन है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएं, किसी की सहायता लेके वहां पर आप एक कंप्लेंट लिखिए उस बैंकर के खिलाफ जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं शायद उनको मालूम ही ना हो आपके कष्ट का, एक दफे पता लगेगा तो मुझे उम्मीद है कि वो जरूर सहयोग करेंगे। जी। और बैंगलोर से हमारे साथ NR प्रसाद जुड़ चुके हैं। प्रसाद जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Sparsh. Sharad ji, all of you, I'm wishing you a very happy Dasara. Thank you so much. Same to you. Wishing you as well. Thank you very much. Sharad ji, 2 questions. First question is, I just want to know what is the relationship between this market cap of a company, say around 25,000 crore one company. Yeah. What is that relationship with today's 82,000 Sensex running? Okay. Maybe it is a list of some companies. Okay. Okay. Which is the portion is taken to form this 82,000 today? My second question is, yesterday it was so volatile. Market went around 12:30, 1 o'clock. It was plus 800. Yeah. Finally, at the end of the day, it fell down more than 700 points. Yeah. What is actually really happened? Other than geopolitical, what exactly has happened? Okay. These are my 2 questions. Thank you, Sharad ji. Mr. Prasad, first of all, market cap is the value of the share, the price of the share multiplied by the number of shares which are afloat in the market. You must be knowing large cap is more than 20,000 crores. So the relation between market cap and the Nifty, you're talking of the Sensex. Every stock on the basis of the total volume, on the basis of its significance, has got a certain proportion or weightage in the Sensex. So that is Nifty, you must be knowing Sensex comprises of 30 shares, Nifty comprises of 50 shares. So every company has got weightage here.
So that is what makes the Sensex move. If those shares are falling, which has got high weighting, you will see Sensex moving up and down and Nifty moving up and down more than usual. But if other smaller shares move, sometimes, you see a lot of movement in shares, but the Sensex and Nifty doesn't move as much. So that is the correlation in brief. Volatility you spoke of yesterday. What happened suddenly after lunch, because we follow the market very, very closely. Yes, you're right. See, what has been happening is a very interesting thing, because the FPIs and the FIIs have massively sold over the last few days ever since, and one of the main reasons a lot of people think it's only the geopolitical tensions. It is not just geopolitical tensions, it's also diversion of funds towards the Chinese market, because China has given stimulus of $143 billion, and now they are looking at China, going back to China again. So they are pulling off some. This is normal. I mean, I don't say they have turned their face away from India, but this is all normal. Some of the stocks are very attractively valued there. So they open most of these, FPIs. They are in the Western world where they are behind time. So when it's, let's say, 10 a.m. for example, in England, or in France or Germany, or for example any Western country, so it is about 2:30 p.m. in our country. So when they wake up, they go back to office, they say, okay, less the time to sell. So you would observe that most of the selling in FPIs and FIIs is happening after our lunch hours. So the market opens, the market opens well after the lunch hours in India. So therefore, that selling suddenly is happening. So that's a typical trend. So it's a sign that suddenly, also sometimes what happens is people who are holding positions, they also square up their positions just before closure of the market. They wait. And when the market is about to close, they square up their position. So it's a very interesting question, and a lot of people want to solve this mystery. What suddenly happens to market? It was doing fine till 1:30 p.m. and all of a sudden when it's 2 p.m. and it just keeps crashing down. So it's also one of the major reasons was FPI and FII sellings over the last few days that we've been witnessing. और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं रवि जी. रवि जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछे अपना. गुड इवनिंग मार्केट मंत्र. राजेश साहब को स्पेशल नमस्कार. बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है मेरी उनसे. गुड इवनिंग. आप और मैं मिलके 1.25 साल पहले सपना देखे थे, और उसमें निफ्टी में तो पूरा हो गया, लेकिन सेंसेक्स में होते होते थोड़ा सा ही रह गया था कि जो है ये चंद पाश्चात्य देशों को ये पसंद नहीं आया लगता है. तो अब आगे क्या है, और ये 90,000 का सपना कभी पूरा होगा भी कि नहीं होगा? एक जनरल आइडिया चाह रहा था. थैंक यू. ये सवाल तो राजेश से है, तो राजेश आप जवाब, क्योंकि सपना तो आपका साझा था. उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ये उम्मीद हम रखते हैं. तो थोड़ी देर के लिए हम स्वैप कर लेते हैं, रिवर्स, बट एनीवे, रवि जी, आपके मुंह में घी शक्कर, पूरी हलवाई की दुकान, और ये 90,000 पहुंचे हम तो ये कहेंगे. पर वो मार्केट बहुत खूबसूरत है. वो मार्केट ही क्या जो एक ही डायरेक्शन में जाए, फिर उसमें से मजा चला जाएगा, इसमें से जो चटपटापन है वो चला जाएगा. तो थोड़ा नीचे आती है, 1 कदम पीछे बढ़ाती है, 2 कदम आगे बढ़ाती है. अभी फिलहाल थोड़ा सा माहौल दुनिया भर में बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है. थोड़ी मिसाइल्स चल रही हैं, तो मुझे लगता है मिसाइल्स चल रही हैं और मार्केट बल्ले बल्ले करे, दोनों चीजें एक साथ होती नहीं है. तो इसलिए थोड़ा सा रुक के चलिए. लॉन्ग टर्म में आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल राजेश और आपका सपना, हम प्रार्थना करेंगे कि राजेश और आपने मिलकर जो सपना देखा, वो सपना बिल्कुल पूरा होना चाहिए. थोड़ा मुझे इनका डायलॉग फिल्मी सा लग रहा था राजेश. सो एनीवे, from Kolkata, Atanu Shah is with us. Let's take his call before we go for our next story. Atanu, a warm welcome. Sir. My question is, sir, what is current account and what is current account deficit and surplus? Sir, as far as the information, sir, 23-24, the first quarter, it was the surplus. But this year coming 24-25, it is first quarter, it is predicted that it is, sir, deficit 1.1%, sir. Sir, whether it is our 700 billion forex reserves, sir, is really very good. But one thing in this regard is forecasting for your opinions in this regard. That means my question is current account deficit, current account surplus, and what is current account? The matter of two countries, within two countries. Thank you, sir. Well, Mr. Saha, you pretty much answered your question yourself. It is the net surplus between when the two countries are trading, when there's bilateral trade between the two countries. How much is the export vis-a-vis one to the other? How much is the import vis-a-vis one to the other? So when there's a surplus, well, for example, if India exports to somebody, are we exporting more than what we are importing? There is a current account surplus. When it's the other way around, it's a deficit. When they're neck to neck,
That is, then there is no surplus, no deficit, but current account principally is the mutual bilateral trade balance which is maintained between the two countries. Moving on, the Dow posted a record closing high on Friday and the Nasdaq ended with a more than 1% gain as a stronger than expected jobs report reassured investors who were worried that the economy may be getting too weak. The U.S. job gains increased in September by most in 6 months and the unemployment rate fell to 4.1%, the report showed. The Dow Jones Industrial Average rose 0.8%, the S&P 500 gained 0.9%, and the Nasdaq Composite added 1.2%. Also, the oil prices rose on Friday and settled with their biggest weekly gains in over a year on the mounting threat of a region-wide war in the Middle East, although gains were limited as U.S. President Joe Biden discouraged Israel from targeting Iranian oil facilities. Brent crude futures rose 0.6% to settle at $78.05 per barrel, while the U.S. West Texas Intermediate crude futures gained 0.9% to close at $74.38 per barrel. और दिल्ली से हमारे साथ मुस्कान जुड़ चुकी हैं। मुस्कान जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। एक्चुअली सर, मुझे ना एक सजेशन चाहिए था। मेरे पास ना फंड है और मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं किस फील्ड में इन्वेस्ट करूं जो मुझे प्रॉफिटेबल हो। मुस्कान, फंड है मतलब आपके पास सेविंग्स एक्यूमुलेटेड है शायद। अभी आपसे पहले एक श्रोता शुरू में मुझे याद है कार्यक्रम के स्टार्ट में आए थे, उनका कुछ ऐसा ही सवाल था। और मुस्कान, आप ये नियम याद रखिए, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। पहले तो ये है। दूसरा, आप उसको थोड़ा थोड़ा जो आपको लिक्विड चाहिए वो बैंक में रख सकते हैं, सेविंग्स में, और उसकी कुछ फिक्स डिपॉजिट भी करा सकते हैं। म्यूचुअल फंड का अभी आपने स्वाद नहीं चखा है, तो मैं समझता हूं म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के जरिए लगाएं। और सोने की आजकल चांदी हो रही है स्पर्श और राजेश, तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि मुस्कान, क्योंकि महिला हैं, महिलाओं का तो स्वर्ण से वैसे ही प्रेम होता है। हम तो आजकल हालांकि सभी को रेकमेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा गोल्ड में भी आप लगाते रहें। बाकी आपका सवाल बहुत जनरल है, इसमें थोड़ी हम मुस्कान क्या करते हैं, हम इन्वेस्टर्स प्रोफाइल बनाते हैं कि आपका कितने वर्ष के लिए आप लगाना चाहते हैं और आपका लक्ष्य क्या है और कितने फंड्स हैं, इन सबको देख के। तो अगली बार मैं आपको सलाह दूंगा आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाएं तो मैं आपको और बेहतर तरीके से बता पाऊं। फ्रॉम कोलकाता वी आर जॉइंड बाय विकास महतो। वार्म वेलकम विकास जी। नमस्ते मार्केट मंत्र, सभी का मेरा नमस्कार। नमस्कार। डिफेंस सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेक्टर में मेरा इन्वेस्टमेंट है और ये जारी रखना चाहता हूँ अगले 10 साल के लिए। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू। विकास जी, ये तो बहुत अच्छे आपने सेक्टर्स चुने हुए। एआई का बात किया, इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का बात किया, बहुत अच्छे। आपने तो बहुत भविष्यवादी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स रखे हुए हैं। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि इन्होंने 10 साल का व्यू रखा हुआ है। तो विकास जी, ये तो हम इसमें तो हम आंख पे पट्टी बांधे और सीधा आपको मैं कह दूं कि बिल्कुल बने रहिए, और बल्कि इसमें और भी जब आपको मौका मिले थोड़ा थोड़ा करके रखिए। और आपके आने वाली जो जनरेशंस हैं वो आपको दुआ देंगी, आप खुद भी अमीर बनेंगे, उनको भी अमीर बनाएंगे। बहुत अच्छे सेक्टर्स आपने चुने हुए, इसमें तो हमारी कहीं सलाह देने की आपने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। हम तो सोचे अगली बार आपसे सलाह ले कि कहां लगाना चाहिए। इतने बढ़िया सेक्टर्स आपने चुने हुए। जी, बिफोर वी क्लोज वी वुड लाइक टू नो शरद फ्रॉम यू, द वॉलेटिलिटी, विल दैट लीव अस इन द कमिंग वीक और नॉट, और बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल reasons it will continue to be there? No, I don't think volatility is going to go anywhere. The VI index, the volatility index, it shot up phenomenally over the last couple of trading sessions. I think the geopolitical tensions are not going away anytime soon. And it's a very watchful time for traders and investors. Just be careful. Don't get carried away by the sentiments, Rajesh, is what I would like to say to conclude my statement. थोड़ा-थोड़ा करके खरीदारी जारी, थोड़ा-थोड़ा करके करें और डिप्स में लें और कोशिश करें कि ध्यान बहुत रखें, सोच कर समझ कर करें। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, during the week, market experiences worst fall since June 2022. Sensex down by 3,883 points. Nifty 50 sheds 4.74%. In the U.S. market, Dow posts record closing high and crude prices registers biggest weekly gain in a year. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Mantra.